राजनीतिक भूगोल में हमने क्या किया है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी में हमने क्या किया है। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में हमने बात ये की है, आप देखिए हम बात ये कर रहे थे कि भाई भूगोल में हम जहाँ पर पृथ्वी का अध्ययन करते हैं वहीं पर हम इसे व्यवहारिक बनाने के लिए मानव कार्यों के संदर्भ में अध्ययन करके मानव भूगोल यानी ह्यूमन ज्योग्राफी को पढ़ते हैं। ये जो ह्यूमन ज्योग्राफी को जब हम पढ़ते हैं तो ऐसी स्थिति में, ऐसी दशा में इसमें जितने मानवीय क्रियाकलापों को लेकर के हम इसकी शाखाएं पढ़ते हैं, उनमें से एक शाखा हम लेते हैं पॉलिटिकल ज्योग्राफी की, राजनीतिक भूगोल की। अब जो राजनीतिक भूगोल है उसको लेकर के आपने क्या कहा, आपने ये कहा कि ये जो भी इस प्रकार का, इस तरीके का भौगोलिक क्षेत्र होता है, ज्योग्राफिकल एरिया होता है, भौगोलिक क्षेत्र अपने आप में उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। क्षेत्र अपने आप में न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। उदासीन का मतलब वो किसी भी राजनीतिक उद्देश्य से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। ये तो जब मानव अपनी इच्छा के अनुरूप, वहाँ रहने वाला मानव समूह जब वह अपने राजनीतिक उद्देश्य को साधना चाहता है, अपने राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति करना चाहता है, तो किसी भी ऐसे सेटलमेंट जोन को, किसी भी ऐसे आदिवासी क्षेत्र को आखिरकार वो क्या बना लेता है, उसको बांध लेता है सीमा के माध्यम से, बाउंड्री के माध्यम से, और उसे राज्य बना देता है। तो एंथ्रोपोजेनेरिक प्रकार से यानी मानव निर्मित प्रकार के उसके व्यवहार से आपने भौगोलिक क्षेत्र को पॉलिटिकल एरिया में कन्वर्ट कर दिया, राजनीतिक इकाई में परिवर्तित कर दिया। ये जब भूगोल के संदर्भ में इसका अध्ययन करते हैं, भौगोलिक कारकों के संदर्भ में इसका अध्ययन करते हैं, तो ये अध्ययन क्या कहलाता है, राजनीतिक भूगोल का अध्ययन कहलाता है। तो इसको लेकर के आपने कहा कि हमारे जो सिलेबस का पार्ट है उसमें शुरुआत में आप इसी परिचय से लेकर के, शुरुआत में यही बात कि कौन कौन से विद्वान इनको लेकर के इनकी परिभाषा दे रहे हैं कि राज्य क्या होता है, राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत क्या पढ़ा जाता है। जहां पर आपने विटलेसी का, जहां आपने हार्टशॉन का, जहां आपने कार्ल होसावर जैसे विद्वानों को राजनीतिक भूगोल के संदर्भ में परिभाषित इस तरीके से किया कि वो एरियल डिफरेंशिएशन, क्षेत्रीय विभिन्नता की भांति राज्य का राजनीतिक अध्ययन करना चाहते हैं, क्योंकि उनका मेन थीम, मेन भौगोलिक चिंतन क्या है, उनका मूल भौगोलिक चिंतन जो है वो एरियल डिफरेंशिएशन की तरीके से, क्षेत्र विभिन्नता विभेदीकरण की तरीके से भूगोल का अध्ययन करना। जब वो अपने इस दृष्टिकोण के तहत राजनीतिक भूगोल को पढ़ना चाहेंगे या उसका सुझाव देना चाहेंगे, तो निश्चित रूप से वह राजनीतिक भूगोल को भी एरियल डिफरेंशिएशन के भांति बताना चाहेंगे। तो उन्होंने ऐसे राजनीतिक इकाई में जिसमें क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती हैं के अध्ययन को राजनीतिक भूगोल की विषय वस्तु माना, उसको इसी रूप में उन्होंने परिभाषित किया है। ठीक है ना। इन परिभाषाओं में अलग अलग कई विद्वानों की परिभाषाएं लेने के बाद फिर आपने एक टॉपिक लिया जो कि आपके शुरुआत का यानी जियोपॉलिटिक्स का टॉपिक कहलाता है, भू राजनीति का हिस्सा कहलाता है। परिचय के साथ आपने जोड़ा फादर ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी के रूप में जो महान व्यक्ति माना जाता है वह रेडजेल साहब, फ्रेडरिक रेडजेल महोदय ने क्या किया, उन रेडजेल महोदय ने अपने समय के जो डार्विनवाद के विचार से वो प्रभावित थे, और हम्बोल्ट और रिटर के जिस प्रकार के उनका भौगोलिक विश्लेषण था, उस भौगोलिक विश्लेषण का चूंकि 1859 में 1859 में उनका दोनों का निधन हो गया, माहौल इस तरीके का चारों ओर भूगोल के चिंतन का माहौल बना हुआ था, है ना। और उसी प्रकार से डार्विनवाद का चलन पूरे यूरोप में, पूरे संसार भर में उस दौरान बहुत व्यापक हो रहा था। अतः
इस प्रकार की विचारधारा को, जिसे सोशल डार्विनिज्म की विचारधारा कहा जाता है, हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा इस सामाजिक डार्विनवाद के विचार को अत्यधिक व्यापक किया गया। वहीं पर जहां इस शब्दावली का प्रयोग फिशर महोदय के द्वारा किया गया था, उस विचार को हर्बर्ट स्पेंसर ने, और हर्बर्ट स्पेंसर के इस विचार को अंततः रेडजेल महोदय ने अपने मानव पर्यावरण के संबंधों में, जिसे उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक जिसमें उन्होंने एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक ग्रंथ में उन्होंने सामाजिक डार्विनवाद को शामिल कर लिया। इस विचारधारा को, इस पर्यावरणीय वैज्ञानिक विचारधारा, एनवायरमेंटल साइंटिफिक अप्रोच को इन्होंने समाज पर लागू करके और उसके आधार पर मानव भूगोल अलग से विषय स्थापित कर दिया, जिसके आधार पर आप उन्हें मानव भूगोल का जनक कह रहे हैं। वहीं पर आप इसी विचार को रेडजेल साहब ने अपनी दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक, जो कि 2 खंड उन्होंने निकाले, पॉलिटी जियोग्राफी, इन 2 खंडों के तहत उन्होंने 1897 में और 1903 में जो 2 पुस्तकें इसकी निकाली, उसमें उन्होंने सामाजिक डार्विनवाद के विचार को राज्य के जैविक अवधारणा, ऑर्गेनिक स्टेट थ्योरी, जिसमें उन्होंने लिविंग स्पेस, यानी राज्य एक जीव होता है, जीव की भांति व्यवहार करता है, जिसको लेकर के उन्होंने जर्मन शब्द कौन सा, लेबनश्रम शब्दावली का उन्होंने उपयोग किया। और इस आधार पर इन्हें आप या अधिकांश विद्वान इन्हें राजनीतिक भूगोल का जनक भी मान लेते हैं। तो यहाँ से अब ये जो इस प्रकार की विचारधारा जो कि डार्विनवाद जैसी विचारधारा के रूप में मानी जाती है, राज्य वो जीव की भांति व्यवहार करता है जो अपने आप को सुरक्षित रखना चाहता है, बचाए रखना चाहता है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के तहत वही राज्य सुरक्षित और जीवित रहेगा जो राज्य कमजोर को खा करके उनके संसाधनों को अपने अंदर ले करके और फिर वह अपने अस्तित्व को बचाए रख पाए, तो वह जीवित रह पाएगा। अन्यथा वह या तो खुद कमजोर है तो दूसरे शक्तिशाली राज्य का शिकार बन जाएगा। ये बिल्कुल इसी प्रकार के डार्विनवाद के विचार को इन्होंने राज्य के रूप में लागू कर दिया। वहीं पर आपने कहा इस प्रकार की विचारधारा को चाहे रिस्थोफेन हो, चाहे स्वीडन के महान भूगोलवेता, राजनीतिक भूगोलवेता जेलेन हो, रुडोल्फ जेलेन हो, जिन्होंने इसका राजनीतिकरण कर दिया, पॉलिटिसाइजेशन इसका कर दिया, और इस शब्द को उन्होंने जियोपॉलिटिक्स से, जेलेन महोदय ने जियोपॉलिटिक्स शब्दावली देकर के, भू राजनीतिक शब्दावली देकर के राजनीतिकरण कर दिया। अर्थात राजनीतिकरण का मतलब राज्यों के मध्य में किसी क्षेत्र विशेष को लेकर के जो खींचतान राजनीति होती है, उस तरीके से इसको परिभाषित करना शुरू कर दिया। अर्थात राज्य वही, मतलब किसी क्षेत्र विशेष को लेकर के की जाने वाली राजनीति के आधार पर, भू राजनीति शब्दावली लेकर के, और इस तरीके का विचार कि वही राज्य बचेगा, वही राज्य अपना अस्तित्व कायम रखेगा जो कि ऐसे अपने आप को शक्तिशाली बना करके रखे, कमजोर होगा तो दूसरा राज्य उसका भक्षण कर लेगा। इस तरीके से पूर्णतया संघर्ष वाली इस विचारधारा को उत्पन्न करने का श्रेय यहाँ लेबनश्रम जैसा सामान्य भौगोलिक और पर्यावरणीय वैज्ञानिक मत था, इसको राजनीतिक मत बनाने का कार्य इन लोगों के द्वारा हाउसहोफर ने काम में लिया, रिस्थोफेन ने, जो कि रिस्थोफेन तो फिर भी थोड़ा सा सॉफ्ट तरीके से अपनी बात कह रहे थे, लेकिन हाउसहोफर ने तो जियोपॉलिटिक्स की एक संस्था गठित करके और उन्हीं के लेखों को आगे बढ़ाया, और हिटलर इस प्रकार के लेखों से अत्यंत प्रभावित रहे। वो एक अलग बात है जो हमने कहा कि हिटलर स्वयं भी हाउसहोफर के कुछ लेखों से नाराज हो लिए थे, है ना। तो इसको लेकर के फिर उनके हाउसहोफर के पुत्र को किस तरीके से उन्होंने जेल में डाल दिया और मृत्युदंड तक दे दिया, इस तरीके के भी यहाँ पर ये इस विचारधारा के साथ काम हुआ है। यहाँ से आगे बढ़ते हुए आप अगले मत पर आए, भू राजनीति के इसी विचार से जुड़ी हुई प्रकार की विचारधारा हृदय स्थल के सिद्धांत पर आ गए, आप हार्टलैंड की थ्योरी पर आ गए, यानी हृदय स्थल सिद्धांत, जिसे आपने बताया कि भाई ये एक ऐसा क्षेत्र होता है,
एक ऐसा पॉलिटिकल एरिया, इस प्रकार का क्षेत्र होता है जो समीपवर्ती या अन्य शक्तिशाली क्षेत्रों के लिए एक आकर्षक अर्थात हृदय के रूप में काम करता है। ये हार्टलैंड बन जाता है, आकर्षक क्षेत्र जिस पर अधिकार को लेकर के अब संघर्ष बढ़ने लगता है। इस प्रकार की विचारधारा को, वैसे तो ये शब्द आपने बताया फेयर ग्रीव के द्वारा ये शब्द प्रस्तुत किया गया था, लेकिन इस शब्द का वास्तविक विस्तार वाला उपयोग इन्होंने जब ब्रिटिश राजनीतिक विशेषज्ञ और इतिहासकार मैकेंडर के द्वारा उन्होंने जब रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी ऑफ लंदन में जनवरी 1904 में अपना पेपर प्रेजेंट किया, उस पेपर में उन्होंने विस्तार पूर्वक बता दिया और उन्होंने कहा कि ये इलाका जो होता है ये धुरी क्षेत्र होता है, पिवोट एरिया, धुरी क्षेत्र। 1904 का उनका पेपर किस नाम से था? ज्योग्राफिकल पिवोट ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का भौगोलिक धुराग्र, धुरी यानी ज्योग्राफिकल पिवोट ऑफ द हिस्ट्री, ठीक है ना। इस प्रकार से ये जो अध्ययन था, इन्होंने इस ग्रंथ में इस लेख में इस विचारधारा को प्रस्तुत कर दिया और उन्होंने कहा कि ये भौगोलिक ये जो क्षेत्र है ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर 2-3 बातें बताते हैं कि इस इलाके में दुर्गम क्षेत्र या अगम्यता की स्थिति पाई जाती है, नॉन एक्सेसिबल जोन होता है। इस नॉन एक्सेसिबल जोन को लेकर के उन्होंने क्यों वहाँ ये बात क्यों कही या क्यों माना? क्योंकि उनका मान्यता थी कि जो अल्फ्रेड मेहन की अवधारणा थी समुद्री शक्ति की संकल्पना, उसको इन्होंने कहा कि अब समुद्री शक्ति कमजोर हो रही है और अब नेवल पावर कमजोर होने के कारण से नौ सैनिक के द्वारा या नौ गम्य क्षेत्रों से यहां पर पहुंचा नहीं जा सकता है। उत्तर का इलाका बर्फीले, ये नदी मुहानों का जमा हुआ इलाका होता है, आर्कटिक वाला इलाका होता है, उत्तर से इस क्षेत्र में नहीं आया जा सकता। वहीं पर पूर्व की ओर भी इस प्रकार के दुर्गम क्षेत्र जहां से आना संभव नहीं हो सकता क्योंकि साइबेरिया का इलाका है, पैसिफिक ओशियन वाला इलाका है। इसी तरीके से दक्षिण वाले इलाके में यहाँ पर ये जो विभिन्न प्रकार की पर्वत श्रेणियाँ, चाहे यहाँ पर यह चाइना की पर्वत श्रेणियाँ, अल्ताई, खिंगन, तिएनशान, क्युनलुन, हिमालय वाला इलाका, हिंदू कुश का इलाका और फिर यहाँ पर पामीर का पठार या आर्मेनिया की गांठ, ईरान का पठार, टॉरस, पॉन्टिंग और ये यहाँ पे मरुस्थल, दस्ते कबीर, दस्ते लूत और रुबल खाली प्रकार के मरुस्थल, मतलब मरुस्थल हैं सऊदी अरेबिया के, ईरान के। इसी तरीके से तो हम इतनी बात कर रहे थे कि मैकेंडर जो हैं, मैकेंडर महोदय ने जब 1904 में अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया ये, तो उस सिद्धांत में उन्होंने धुरी क्षेत्र लिया, हृदय स्थल शब्दावली काम में नहीं ली उन्होंने, है ना। उन्होंने पिवोट एरिया वो शब्दावली काम में ली, पिवोट या पिवोट एरिया उन्होंने ये शब्द काम में लेकर के और बताया कि हार्टलैंड ये संसाधनों से भरपूर है, जनसंख्या है नहीं, यहाँ पर लोग पहुँच नहीं सकते हैं क्योंकि दुर्गम है और इस तरीके से अगर जिसका इस इलाके पर प्रभुत्व या अधिकार हो जाएगा वो इन संसाधनों के दम पर बहुत जबरदस्त शक्तिशाली बन जाएगा और इस जगह पर पहुँचने का एक ही रास्ता है, पूर्वी यूरोप इसका एक रास्ता है। और यहाँ की सीमा उन्होंने कहाँ मानी? उन्होंने मानी कैस्पियन सागर और वोल्गा नदी की सीमा को लेकर के उन्होंने 1904 में, हाँ 1919 का उनका डेमोक्रेटिक आइडियल एंड रियलिटी नामक पुस्तक में इसको मॉडिफाइड किया और हृदय स्थल शब्द काम में लेकर के इसकी सीमा को बढ़ा दिया। कहाँ बढ़ाया? काला सागर से बाल्टिक सागर तक ये सीमा बढ़ा दी। फिर उन्होंने आगे चल करके जब इस सिद्धांत को 1943 में और मॉडिफाइड किया ठीक है ना, तो उसमें उन्होंने फॉरेन अफेयर्स मैगजीन में जो लेख प्रस्तुत किया उसके अनुसार उन्होंने उसको नए तरीके से हार्टलैंड या हृदय स्थल के साथ साथ मिडलैंड बेसिन, मध्य स्थल बेसिन का भी कंसेप्ट लेकर के आ गए कि हृदय स्थल का महत्व भी होता है और मध्य स्थल बेसिन का भी महत्व होता है। फिर आपने रीमलैंड थ्योरी की बात की, आपने फिर गहरा स्थल की बात की स्पाइकमैन का, और फिर आपने हॉसन और मीनिंग और अन्य कई विद्वानों को लेकर के बताया, हार्ट ऑफ हार्टलैंड कह रहे हैं। फिर विलियम किर्क की भी बात आपने की, कई विद्वानों को लेकर के जिन्होंने हार्टलैंड के संदर्भ में अपने अपने एनालिसिस प्रस्तुत किए, ठीक है ना। फिर उसके पश्चात हृदय स्थल के इस सिद्धांत के पश्चात आपने बात की सीमांत की, फ्रंटियर की।
आपने कहा कि फ्रंटियर वो इलाका होता है जो कि दो राज्यों के मध्य का विवादित क्षेत्र होता है, संघर्ष का आधार बनता है, क्योंकि दोनों राज्य शुरुआत में तो उस पर ज़्यादा उनका इंटरेस्ट नहीं रहा होगा जब उन्होंने सीमांत क्षेत्र का चयन किया होगा, और उसके पश्चात जैसे जैसे सांस्कृतिक विकास होता चला गया उस क्षेत्र के अधिकार को लेकर के दोनों राज्यों के मध्य संघर्ष स्थापित हो गया, और संघर्ष स्थापना के साथ ही उन दोनों राज्यों के वहां पर उस इलाके में अब आपने कहा कि सीमा के साथ और सीमांत के साथ अब अंतर करते चलिए और वहीं पर इनकी विशेषताओं को अलग से आइडेंटिफाई करते चलिए। तो आपने बताया कि किस तरीके से सीमांत क्षेत्र जहां पर क्षेत्रीय विस्तार यानी द्विविमीय विस्तार यानी द्विदिशीय विस्तार रखता है, उसमें वहां पर जनसंख्या और संसाधनों का प्रसार पाया जाता है, उसमें आवागमन की व्यवस्था होती है, यानी लोग बाग आते जाते हैं, वहां उस क्षेत्र में भी आते हैं और दोनों राज्यों में भी उनका आवागमन रहता है। वहीं पर जो सीमा होती है, बाउंड्री होती है, वह एक दूसरे में अवरोध का काम करती है और उनके मध्य में संघर्ष स्थापना का प्रयास किसके माध्यम से होता है? किसके माध्यम से होता है? ऐसे ढीले ढाले नहीं। हाँ अंजू आपके पीछे। तो कुल मिलाकर के, हाँ आप कहां पीछे देख रहे हो, आप ही तो हो। तो ये जो इस प्रकार के इस तरीके से सीमाएं जहां पर लाइन या रेखिक प्रवृत्ति की होती हैं, सिंगल एक्सटेंशन या वन डायरेक्शन एक्सटेंशन या एक दिशीय विस्तार वाली प्रवृत्ति की होती हैं, इस वजह से वहां न संसाधन न जनसंख्या की स्थिति पाई जाती है और ये पूर्णतया अवरोध का काम करती है। एक देश से, एक राज्य से दूसरे राज्य में लोगों का पूरी तरीके से आवागमन या उनका मूवमेंट्स स्थगित रहता है, किसी प्रकार का कोई आदान प्रदान, कोई आवागमन नहीं रहता। और राज्य जहां पर एक राज्य उस सीमा के प्रति अपने आप को बंधा हुआ महसूस करता है या अपने आप को एकीकृत रखने का प्रयास करता है, वहीं पर सीमांत हमेशा बहिर्मुखी प्रकार की प्रवृत्ति अर्थात विस्तार की प्रवृत्ति का संकेत माना जाता है। सीमांत जहां संघर्ष को जन्म देता है, वहीं पर सीमा इस संघर्ष का अंत करती है, शांति स्थापना का काम करती है। आपने सीमांत विकास को लेकर के भी 3 स्टेजेज बताई। आपने कहा पहली, दूसरी और तीसरी 3 प्रकार की स्थिति होती है। प्राकृतिक सीमांत शुरुआत में होता है, निर्जन क्षेत्र होता है, सांस्कृतिक विकास की दूसरी अवस्था होती है, फिर सांस्कृतिक सघनता बढ़ती जाती है ना, अर्थात यहाँ पर कल्चरल मिक्सिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है और इस प्रकार से तीसरी मैच्योर स्थिति जैसे ही आती है, मैच्योर स्टेज आती है, वैसे ही दोनों राज्यों के मध्य संघर्ष भी कायम हो जाता है। फिर सीमांत को लेकर के आपने प्रकारों की बात कर ली। इसमें आपने प्राकृतिक सीमांत बताया और एक आपने नृजातीय सीमांत बताया, एक आपने ज्यामितीय सीमांत बताया और एक आपने राजनीतिक सीमांत बताया, पॉलिटिकल फ्रंटियर। 4 प्रकार के सीमांतों को अलग अलग प्रकार से परिभाषित कर लिया। फिर वहीं पर सीमा विकास की अवस्थाएं भी आपने अलोकेशन, डिलिमिटेशन और डिमार्केशन, निश्चय, निर्धारण और सीमांकन, यानी संबंधित देश तय करते हैं और विशेषज्ञों की समिति बनाते हैं और वो उस जगह पर जाकर के ऑब्जर्वेशन करती है और विचार विमर्श के पश्चात ये एक्सचेंज उस समय तक चलता रहता है जब तक पूर्ण सहमति कायम न हो जाए। समझौते को लिखित अथवा मौखिक रूप में तय कर लिया जाता है और उसके अनुसार अंततः डिमार्केशन पिलर्स के माध्यम से, तारबंदी के माध्यम से, फेंसिंग के माध्यम से या दीवार के माध्यम से इस प्रकार से उसमें सीमांकन कर दिया जाता है। ठीक है ना। इस तरीके से आपने सीमा विकास की अवस्था बताने के बाद सीमाओं का वर्गीकरण किया। वर्गीकरण में आपने पहला वर्गीकरण किया जिसे आपने आकारी की वर्गीकरण का मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहा। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या कहा आपने बताया, एक तो भू-आकृतिक प्रकार की विशेषताएं और एक आपने सांस्कृतिक प्रकार की विशेषताएं जिसे आपने प्लेनेमेट्रिक बाउंड्री है ना, सांस्कृतिक सीमाएं कहा। और जो यह भूआकृतिक प्रकार की सीमाएं हैं उसमें आपने 3 आधार लिए। ठीक है ना, एक तो पर्वत श्रेणी का, एक नदी सीमा का और एक झील का। और पर्वतों को लेकर के भी आपने 2 बातें की, एक तो क्रेस्ट लाइन को आधार बना करके और एक तलहटी रेखा फुटहिल एरिया की है ना, पर्वत पादीय रेखा। और एक आपने नदी सीमा को लेकर के बात की तो आपने कहा वो भी 3 तरीके से डिफाइन होती है। अगर नेविगेशन फैसिलिटी वाली रिवर नहीं होती है तो किनारों को आधार मान लिया जाता है और अन्यथा उसके चौड़ाई के बीच वाले भाग को मीडियल रेखा यानी माध्यिका रेखा और फिर वहीं पर एक
थालवेग लाइन को बताया आपने, डीपेस्ट पॉइंट और द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द रिवर वैली इज नोन एज थालवेग, और थालवेग पॉइंट्स को मिलाते हुए जो लाइन है वही कभी कभी अंतरराष्ट्रीय सीमा के रूप में मान ली जाती है, ठीक है ना। फिर उसके पश्चात आपने उसके बाद आपने सांस्कृतिक सीमाओं की बात की, उसमें प्लेनेमेट्रिक रूप में कहा भाषा, धर्म, संस्कृति आदि के आधार पर सेपरेशन करते हुए सीमा का निर्धारण कर दिया जाता है, तो उसे सांस्कृतिक सीमाएं कहा जाता है। फिर आपने निर्देशांकीय सीमाओं की बात की ना, निर्देशांकीय यानी ज्योमेट्रिकल और कोऑर्डिनेटल बाउंड्रीज, जिसमें आप कहते हैं निर्जन इलाकों में जब कोई भूआकृतिक आधार आपको सीमा रेखा के लिए नहीं मिलता है, तब आप वहां पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं के समानांतर सीमाएं खींचने की कोशिश करते हैं। आपने कई उदाहरण लिए, 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर कनाडा और अलास्का, जिसे आप अमेरिका कह रहे थे, 141 डिग्री पूर्वी देशांतर न्यू गिनी वाले इलाके में वह विभाजित होती है, जहां पर इंडोनेशिया और पापुआ न्यू गिनी के मध्य का विभाजन होता है। इसी तरीके से आपने यह 21 डिग्री पूर्वी देशांतर को भी विभाजित किया, 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश को लेकर के भारत पाकिस्तान के मध्य का जो क्षेत्र था, ठीक है ना, 49 डिग्री पैरेलल आपने कनाडा और अमेरिका के मध्य की सीमा रेखा, 17 डिग्री देशांतर जो है उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम की बात की, जिसमें अब वह अवशिष्ट सीमा के रूप में है। वर्तमान में वियतनाम वापस से एक देश बन गया है। 38 डिग्री समानांतर उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, है ना। आपने इस तरीके से सूडान का, लीबिया का, मिस्र का, इनका कईयों का अक्षांशीय और देशांतरीय प्रकार के सीमा रेखाओं की आपने बात कर ली। तीसरा महत्वपूर्ण वर्गीकरण जेनेटिकल क्लासिफिकेशन, आनुवांशिकी वर्गीकरण, किसका? हार्टशॉन का। 1936 में अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक सजेशन ऑन टर्मिनोलॉजी ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी नामक पुस्तक में उन्होंने अपना यह सिद्धांत या अपना विचार प्रस्तुत किया। आनुवांशिकी के रूप में उन्होंने क्या आधार माना? आनुवांशिकी के रूप में उन्होंने आधार माना कि भाई यह जिस तरीके से जीव का आनुवांशिकी तौर पे विकास होता है, उसी रूप में उन्होंने नदी के अपवाह तंत्र को बेस मान करके नदियां जिस तरीके से अपना अपवाह तंत्र विकसित करती हैं, यानी जीव विज्ञान के विकास वाले कंसेप्ट को नदी अपवाह तंत्र के विकास के कंसेप्ट के साथ जोड़ करके पूर्ववर्ती यानी एंटीसीडेंट रिवर सिस्टम और परवर्ती यानी सब्सिक्वेंट रिवर सिस्टम और सुपर इंपोज यानी अध्यारोपित प्रकार का रिवर सिस्टम, है ना, और लास्ट में अवशिष्ट, इनको बेस बना करके कि जैसे ये अपवाह तंत्र बनते हैं उसी आधार पर उसी तरीके से सीमाएं भी मैच्योर होती हैं, ठीक है ना। और सांस्कृतिक विकास से पहले जो सीमाएं बन गई और उसके बाद भी कायम रही वो एंटीसीडेंट रिवर सिस्टम। आपने कहा ना, आपने कहा नदी प्रवाह मार्ग में अगर उत्थान हो जाए और नदी प्रवाह मार्ग के उत्थान के प्रभाव को नजरअंदाज करके नदी अगर अपने पूर्व की घाटी में ही बहती रहे तो उसे पूर्ववर्ती या एंटीसीडेंट रिवर सिस्टम कहते हैं। सीमाएं भी पहले बन जाती हैं, उसके बाद भी वो कायम रहे, भले ही वहां पर कितना भी कल्चरल मिक्सिंग जोन डेवलप हो जाए, सांस्कृतिक प्रकार का सघनता वाला क्षेत्र बन जाए, लेकिन जब कभी आप यह सांस्कृतिक विकास वाले क्षेत्र में सीमा निर्धारण की कोशिश करेंगे तो फिर जिस तरीके से सांस्कृतिक कल्चरल सेपरेशन सिस्टम, सांस्कृतिक पृथक्करण वाली विशेषताएं हैं, उनको चुनना पड़ेगा। वो बिल्कुल उसी प्रकार से व्यवहार होता है जैसे परवर्ती नदी करती है, ढलान के अनुसार जहां उसको मौका मिला वहां से वह अपना मार्ग तलाश लेती है। बिल्कुल सीमाएं भी उसी प्रकार से बनाई जाती हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से एक आपने सुपर इंपोज की बात की, जिसमें आपने कहा ऊपरी अपवाह तंत्र नीचे वाले विपरीत धरातलीय संरचना की स्थिति प्राप्त होने के बावजूद भी अगर वह पहले वाला ही अपवाह तंत्र कायम रहे तो वह सुपर इंपोज्ड यानी अध्यारोपित प्रकार का अपवाह तंत्र कहलाता है। और उसके तहत इसी प्रकार की व्यवस्था जब विजित देशों के द्वारा या किसी ऐसे शक्तिशाली शक्ति के द्वारा जब किसी इलाके में जबरन कोई सीमा रेखा बाउंड्री थोप दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे अध्यारोपित प्रकार की सीमा कहते हैं। और जिस बाउंड्री का वर्तमान में कोई अस्तित्व नहीं है उसे क्या कहा जाता है? अवशिष्ट सीमा रेखा, रेलेक्ट बाउंड्री कहा जाता है,
ठीक है ना। ये आपने अनुवांशिकी प्रकार के वर्गीकरण के रूप में ये लिया। और फिर लास्ट में आपने एक तो ले लिया यूनिफाइड फील्ड थ्योरी, एकीकृत क्षेत्र सिद्धांत, स्टीफन बी जोन्स का सिद्धांत था, 1954 में प्रस्तुत किया गया था। याले विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष एचओडी के रूप में काम करने वाले महान भूगोलवेता ने एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन ज्योग्राफर्स में 1954 में अपना यह सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसमें उन्होंने जीन गॉटमैन, रिचर्ड हार्टसॉन और विटलेसी, तीन विद्वानों के राजनीतिक विचार, जिसमें उन्होंने विटलेसी के ऐतिहासिक और मॉर्फोलॉजिकल उपागम तथा रिचर्ड हार्टसॉन के कार्यात्मक फंक्शनल अप्रोच तथा जीन गॉटमैन का राजनीतिक विभाजन का मॉडल, राजनीतिक विभाजन के मॉडल तीनों को मिलाकर के एकीकृत करके और इन्होंने एक नया अपना विचार प्रस्तुत किया, सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर उसे यूनिफाइड फील्ड थ्योरी, एकीकृत क्षेत्र सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत में उन्होंने विचार राज्य की श्रृंखला के आधार पर 5 क्रमिक अवस्थाएं मानी। पहले विचार है, फिर निर्णय या कार्य है, तीसरा गति है, चौथा क्षेत्र है और पांचवा राज्य। अंततः राज्य बन जाता है। ठीक है ना। इस क्रमिक अवस्था को इन्होंने इस प्रकार से लिया और फिर आपने उनको इजराइल के उदाहरण के साथ ये व्याख्या करते हुए यहां पर देखा और उसी सिद्धांत के आधार पर बांग्लादेश 1971 में पश्चिमी पाकिस्तान से अलग होकर के बांग्लादेश का बन जाना, ये उन्होंने इसमें व्याख्या की। और इस आधार पर आपने इसको इसलिए महत्वपूर्ण मान लिया क्योंकि अभी जो पश्चिम एशिया का जो संकट है, इजराइल और फिलिस्तीन वाले संकट, उस परिदृश्य में यह सिद्धांत हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बन सकता है। ठीक है ना। और लास्ट में आपने बफर स्टेट, अंतस्थ राज्य की बात की कि दो शक्तिशाली राज्यों के मध्य में एक ऐसा क्षेत्र जो कि भौगोलिक या राजनीतिक कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका पॉलिटिकल कमिटमेंट नहीं होता, राजनीतिक प्रतिबद्धता नहीं होती उसकी, और उसका कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी नहीं होता, संवैधानिक कोई दर्जा नहीं होता उसका। उसके बावजूद भी शक्तिशाली दोनों देश चाहते हैं कि उसका अस्तित्व कायम रहे, भले ही वो देश खुद नहीं चाहता हो। यह कोई प्राचीन संकल्पना या बहुत पहले से चला आ रहा विचार नहीं है। ये जो विचार है, ये विचार जो है ये 9वीं शताब्दी का विचार है, 9th सेंचुरी का। यानी 843 में बार्डून की संधि के तहत आपने कहा चार्ल्स मैग्ने के साम्राज्य का विभाजन की ना। आज बात आपने ये चार्ल्स मैग्ने के जर्मन साम्राज्य के विभाजन के दौरान पश्चिम और पूर्व के क्षेत्रों का जब राज्यों का विभाजन हुआ तो उसमें उन्होंने बीच में एक ऐसा न्यूट्रल स्टेट, ऐसा उदासीन राज्य बनाया जिससे दोनों राज्यों के मध्य में संघर्ष न हो पाए। इस तरीके से यहां से ये विचारधारा वैश्विक राजनीति में उसके बाद से कई क्षेत्रों के संदर्भ में दिखाई देती है, विशेषकर कब? कॉलोनियल एरा में, औपनिवेशिक काल में यूरोपियन शक्तियों ने जहां जहां पर अधिकार किए, दो यूरोपियन शक्तियों के मध्य में इस तरीके के कई ऐसे इलाके बफर स्टेट के रूप में उन्होंने डेवलप कर लिए। उनको कई एग्जाम्पल्स को लेकर के आपने बताया कि कैसे यूरोप के कई इलाके जिसमें आप नाटो, अमेरिका और पश्चिमी यूरोप को एक पाले में देखते हैं और दूसरे पाले में रूस को देखते हैं, उसको लेकर के आपने चाहे फिनलैंड को इसका बफर स्टेट मान लिया हो, चाहे आपने बेलारूस को इसका बफर स्टेट मान लिया हो, है ना। यहां से चालू करते हैं, फिनलैंड है, बेलारूस है, यूक्रेन है ना। इनको आपने इनके संदर्भ में किनके? नाटो, अमेरिका और पश्चिम यूरोप। एक तरफ तो ये है, इनमें से कुछ भी आपके परीक्षा की दृष्टि से आ सकता है, और दूसरी तरफ रशिया है, उनके मध्य का ये क्षेत्र। ठीक है ना। वहीं पर आप कुछ जर्मनी के भी राज्यों की बात आपने की, चाहे नीदरलैंड को लिया हो, चाहे आपने बेल्जियम को लिया हो, है ना। इसी तरीके से आपने यहां पर एक बोलिविया की यहां पर आपने बात की, अर्जेंटीना और पेरू के, है ना, पेरू के मध्य, अर्जेंटीना और पेरू के मध्य का बफर स्टेट यहां पर लिया। और यहां पर आपने फ्रेंच कॉलोनी और ब्रिटिश कॉलोनी, जिसमें आपने इंडो चाइना जो कि फ्रेंच कॉलोनी के रूप में था, और ब्रिटिश इंडिया और म्यांमार वाला इलाका, उसके बीच में थाईलैंड बफर स्टेट के रूप में लिया। वहीं पर रशियन एम्पायर और ब्रिटिश एम्पायर के बीच में अफगानिस्तान। 1893 में डूरंड लाइन स्थापित हुई, 1897 में इसे बफर स्टेट का दर्जा दिया गया। ठीक है ना। डूरंड लाइन को लेकर के भी आपने फैक्ट्स लिखा कि 1893 में अब्दुल रहमान खां, है ना, उनके अफगान सरदार तथा ब्रिटिश इंडिया के मध्य में जिसका नेतृत्व कर रहे थे मार्टियर डूरंड,
मार्टियर डूरंट के इनके बीच में संधि हुई और एक यह संधि, इसका जो डूरंट लाइन बनाई गई, जो तात्कालिक भारत की सीमा, जो कि वर्तमान पाकिस्तान की सीमा तथा वर्तमान भारत के इस POK वाले इलाके में, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में 108 किलोमीटर की सीमा। ये आपने कुछ एग्जाम्पल्स के साथ इसकी व्याख्या कर दी। यह आपका पॉलिटिकल ज्योग्राफी का पार्ट है।